इस करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज की इस वीडियो सेशन में हम 29 अप्रैल तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारी डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे, स्टेट, पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। और आपको इसमें फ्री क्विज भी मिल जाती है हमारी करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर, ठीक है, तो इसको भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। और यदि आप हमारा 1 ईयर मेंबरशिप प्लान लेते हैं तो कैटेगरी वाइज क्विज़ आपको इसमें प्राप्त होती हैं। तो एक बार अगर आप हमारे करंट अफेयर्स पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर ये कैटेगरी वाइज क्विज़ अटेम्प्ट करते हैं, तो यकीन मानिए आपका करंट अफेयर सेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। वन स्टॉप सोल्यूशन है हर एग्जाम में पूछे जाने वाले करंट अफेयर्स के लिए। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में दिया गया है, वहाँ से आप इसको बाय कर सकते हैं। कोई भी डाउट होगा तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। हमेशा की तरह सबसे पहले आज का क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना है। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ मालदीव्स? मालदीव की राजधानी क्या है? ऑप्शंस देखते हैं, माले, पोर्ट लुइस या फिर अनंतानारिवो। तो जल्दी से आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इस तरह क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। When is the International Sculpture Day observed annually? पूछ रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मूर्तिकला दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, लास्ट सैटरडे ऑफ अप्रैल। आपको जाना चाहिए इंटरनेशनल स्कल्पचर डे ये हर साल अप्रैल के लास्ट सैटरडे को ऑब्जर्व किया जाता है और साल 2024 में ये 27 अप्रैल को सेलिब्रेट किया गया है। थीम रहा है IS डे 2024। और कुछ डेज देख लेते हैं। वर्ल्ड डिज़ाइन डे, ये भी 27 अप्रैल को मनाया जाता है। वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क, ये एक UN इंटरनेशनल डे है जो कि हर साल 28 अप्रैल को मनाया जाता है। इंटरनेशनल डांस डे या फिर वर्ल्ड डांस डे ये 29 अप्रैल को मनाया जाता है। विच कंट्री नेम्ड इंडियन फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर अभय शर्मा एज द न्यू हेड कोच ऑफ द मेंस नेशनल क्रिकेट टीम? किस देश ने भारत के पूर्व प्रथम श्रेणी क्रिकेटर अभय शर्मा को पुरुष भारतीय क्रिकेट टीम का नया मुख्य कोच नियुक्त किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है, युगांडा। आपको जानना चाहिए युगांडा क्रिकेट एसोसिएशन ने इंडियन फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर अभय शर्मा, इन्हें मेंस नेशनल टीम का नया हेड कोच नियुक्त किया है आगे आने वाला जो T20 वर्ल्ड कप है उसके लिए। आपको ये भी जानना चाहिए कि युगांडा की जो नेशनल टीम है उसको क्रिकेट क्रेन्स ये निकनेम दिया जाता है। कई बार हमने एग्जाम में देखा है जो ये टीम्स होती है इनका निकनेम भी पूछ लेते हैं एग्जाम में, तो याद रखिएगा युगांडा की क्रिकेट टीम को बोलते हैं क्रिकेट क्रेन्स। आपको बता दें पहली बार ये T20 वर्ल्ड कप खेल रहे हैं और जो 20 टीम्स इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं उनमें से एक है। और आप सभी जानते हैं T20 वर्ल्ड कप 1 जून से शुरू होगा। यूनाइटेड स्टेट्स और वेस्ट इंडीज इसको होस्ट करेंगे। विच फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर हैज़ बीन नेम्ड एज द ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 एम्बेसडर? पूछ रहे हैं कि किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को ICC पुरुष T20 विश्व कप 2024 का एम्बेसडर नामित किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, युवराज सिंह। देखिए, लेजेंडरी इंडियन क्रिकेटर युवराज सिंह, इन्हें ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। और इस लिस्ट में अब ये क्रिस गेल और 8 टाइम ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट उसेन बोल्ट को ज्वाइन कर रहे हैं।
तो अब ये एम्बेसडर बनाए गए हैं। तो युवराज सिंह जो है यूनाइटेड स्टेट्स में अलग अलग प्रमोशनल इवेंट्स जो है इस वर्ल्ड कप को लेकर उन्हें प्रमोट करते हुए दिखाई देंगे, उसमें पार्टिसिपेट करते हुए दिखाई देंगे। और 9 जून को जो इंडिया और पाकिस्तान का मैच है, ठीक है, तो उसके बारे में भी जो है लोगों को बताते नजर आएंगे। स्पोर्ट्स से संबंधित एक न्यूज़ और जानिएगा। श्रीजा अकुला ये टॉप रैंक्ड इंडियन वुमेन टेबल टेनिस प्लेयर बन गई हैं। हाल ही में 38 रैंक इन्हें प्राप्त हुई है, जो लेटेस्ट ITTF चार्ट आया है उसमें। और इस तरह से मनिका बत्रा को पीछे छोड़ दिया इन्होंने, अगर हम टॉप रैंक्ड इंडियन वुमेन टेबल टेनिस प्लेयर की बात करते हैं। What is the projected GDP growth rate for India in the current year 2024-25 according to Deloitte India? डेलॉइट इंडिया के अनुसार चालू वर्ष 2024-25 में भारत के लिए अनुमानित GDP का स्तर क्या है? सही आंसर ऑप्शन सी है 6.6%। देखिए इंडिया का जो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है यानी कि GDP है, ये 6.6% रहने वाला है करंट फिस्कल ईयर में यानी कि 2024-25 में, ऐसा डेलॉइट इंडिया ने प्रिडिक्ट किया है अपनी रिपोर्ट इंडियाज़ इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट में। इन्होंने ये भी कहा है कि जो फिस्कल 24 में जो GDP ग्रोथ है वो 7.6 से 7.8% रहेगी। पहले इन्होंने 6.9 से 7.2% बताया था। फिस्कल 26 के लिए इन्होंने कहा है कि इंडिया की जो GDP है वो 6.75% रहेगी। आपको बता दें इससे पहले इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का हमने देखा फिस्कल 25 के लिए उन्होंने 6.8% बताई है, भारत की ग्रोथ 6.5% पहले बताई हुई थी। फिर अप्रैल में हमने देखा कि वर्ल्ड बैंक ने भी अपना अपग्रेड किया है, जो अपना प्रेडिक्शन था इंडिया की GDP के लिए फिस्कल 25 के लिए उसको 6.6% किया है, पहले 6.4% बताया हुआ था। Which sector has been granted the authorized economic operator status by the Indian government recently? हाल ही में भारत सरकार द्वारा किस क्षेत्र को अधिकृत आर्थिक संचालक का दर्जा दिया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है जेम एंड ज्वेलरी सेक्टर। देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑथोराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर का स्टेटस दिया है जेम एंड ज्वेलरी सेक्टर को। आपको बता दें जो ये AEO प्रोग्राम है इसको पायलट बेसिस पर शुरू किया गया था 2011 में कस्टम डिपार्टमेंट्स द्वारा ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए। और ये जो प्रोग्राम है AEO ये वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन WCO का जो सेफ फ्रेमवर्क ऑफ स्टैंडर्ड्स है इसका एक पार्ट है। तो बेसिकली जैसे किसी भी सेक्टर को ये स्टेटस अब दे दिया जाता है, जेम एंड ज्वेलरी सेक्टर को जैसे अभी दिया गया है, तो ये इस बात की तय हो जाती है कि जो भी सेफ्टी से संबंधित रेगुलेशन है, कोई सामान एक्सपोर्ट करने से संबंधित जो भी रेगुलेशंस हैं सेफ्टी के, वो ये सेक्टर या वो जो कंपनी इन चीज़ों को एक्सपोर्ट कर रही है वो उसका पूरी तरह से अनुपालन कर रहा है। ठीक है, तो उससे क्या होता है जो भी कस्टम चेकिंग वगैरह होता है वहाँ पर उनके साथ इतनी सख्ताई नहीं बरती जाती है, क्योंकि उन्हें पता है कि इसको AEO स्टेटस मिला हुआ है और ये जो है पूरी रेगुलेशंस फॉलो कर रहे हैं। इससे क्या है उनको अपना बिजनेस भी एक्सपेंड करने का मौका मिलता है, क्योंकि डोर्स खुलते हैं अलग अलग कंट्रीज़ में, क्योंकि कंट्रीज़ ये जान पाती है कि ये सेक्टर काफ़ी सेफ है। वेयर इज़ इंडियाज़ फर्स्ट मल्टीपर्पज़ ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट लोकेटेड? भारत का पहला बहुउद्देशीय ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट कहाँ स्थित है? सही आंसर ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। आपको जानना चाहिए SJVN लिमिटेड ने हाल ही में इंडिया का फर्स्ट मल्टीपर्पज़ यानी कि कंबाइंड हीट एंड पावर ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट को इनोग्रेट किया है अपने 1500 मेगावाट नाथपा जाखरी हाइड्रो पावर स्टेशन, जो कि जाखरी हिमाचल प्रदेश में है, इस स्थान पर। ये जो ग्रीन हाइड्रोजन यहाँ से प्रोड्यूस की जा रही है इसको हाई वेलोसिटी ऑक्सीजन फ्यूल कोटिंग फैसिलिटी के लिए यूटिलाइज़ किया जाएगा और ये इलेक्ट्रिसिटी जो है फ्यूल सेल के जरिए प्रोड्यूस करेगी 25 किलोवाट की। विच इंडियन कंपनी रिसेंटली क्रॉस द ₹1 लाख करोड़ मार्क इन प्री टैक्स प्रॉफिट्स? हाल ही में किस भारतीय कंपनी ने कर पूर्व लाभ में 1 लाख करोड़ रुपए का आंकड़ा पार किया? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है रिलायंस इंडस्ट्रीज़। देखिए रिलायंस इंडस्ट्रीज़ फर्स्ट इंडियन कंपनी बन गई है जिसने 1 लाख करोड़ रुपए का मार्क जो है क्रॉस किया है प्री टैक्स प्रॉफिट में, और इसका जो प्रॉफिट रहा टैक्स से पहले ये 11.4% ईयर ऑन ईयर इंक्रीज़ हुआ है और 1.04 लाख करोड़ रुपीस पहुंच गया है। What is the name of the hospital that Newsweek has ranked as the best private hospital in India? उस अस्पताल का क्या नाम है जिसे न्यूज़वीक ने भारत के सर्वश्रेष्ठ निजी अस्पताल का दर्जा दिया है? सही आंसर ऑप्शन डी है मेदांता गुरुग्राम। देखिए मेड सिटी गुरुग्राम जिसे ऑपरेट करता है ग्लोबल हेल्थ लिमिटेड, ये फिर से बेस्ट प्राइवेट हॉस्पिटल बना है इंडिया का, ऐसा न्यूज़वीक वर्ल्ड्स बेस्ट हॉस्पिटल 2024 रैंकिंग्स में कहा गया है। तो ये 5th कॉन्जिक्यूटिव ईयर है जब मेदांता को
बेस्ट प्राइवेट हॉस्पिटल का दर्जा दिया गया है। ये इकलौता प्राइवेट हॉस्पिटल है इंडिया से जो टॉप 250 हॉस्पिटल्स अक्रॉस द वर्ल्ड जो है फीचर किया है। न्यूज़वीक ने स्टैटिस्टा के साथ मिलकर ये एग्जामिनेशन किया है पूरा 2400 हॉस्पिटल्स का 30 कंट्रीज़ में जो लोकेटेड है। अच्छा, न्यूज़वीक से ही संबंधित अगर हम बात करें तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं इंदिरा गांधी के बाद। जो न्यूयॉर्क बेस्ड मैगजीन है न्यूज़वीक, इसके कवर पर जो है फीचर इन्होंने किया है या इनको दर्शाया गया है। इंदिरा गांधी को किया गया था अप्रैल 1966 में। विच कंपनी हैज़ साइंड अ स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट विद अमेजॉन वेब सर्विसेज टू एक्सेलरेट क्लाउड ट्रांसफॉर्मेशंस? किस कंपनी ने क्लाउड ट्रांसफॉर्मेशन में तेजी लाने के लिए अमेजॉन वेब सर्विसेज के साथ एक रणनीतिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर ऑप्शन ए TCS है। देखिए, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी कि TCS जो कि एक ग्लोबल लीडर है IT सर्विसेज में, इन्होंने एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप साइन किया है अमेजॉन वेब सर्विसेज के साथ, जिसके तहत जो कस्टमर्स का क्लाउड ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी है उसको एक्सेलरेट किया जाएगा। दिस न्यू स्ट्रेटेजिक ट्रांसफॉर्मेशन एग्रीमेंट विल with AWS will enable TCS to facilitate full stack digital transformation of its customers by leveraging data and generative artificial intelligence solutions on AWS. What is the minimum net worth required for payment aggregators facilitating proximity payment transactions while applying for authorization with the RBI? RBI के साथ प्राधिकरण के लिए आवेदन करते समय निकटता भुगतान लेन देन की सुविधा प्राप्त करने वाले भुगतान एग्रीगेटर्स के लिए आवश्यक न्यूनतम निवल मूल्य क्या है? सही आंसर ऑप्शन बी है 15 करोड़ रुपए। देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कुछ नेटवर्थ नॉर्म्स प्रपोज किए हैं पेमेंट एग्रीगेटर्स के लिए जो फेस टू फेस या फिर प्रॉक्सिमिटी पेमेंट ट्रांजैक्शंस की सुविधा देते हैं। और इनमें बताया गया है कि यदि आपको RBI का ऑथराइजेशन चाहिए तो आपकी जो मिनिमम नेटवर्थ है वो 15 करोड़ रुपये होनी चाहिए और मार्च 2028 तक जो मिनिमम नेटवर्थ है ये 25 करोड़ होनी चाहिए। ठीक है, तो ये RBI का जो ड्राफ्ट नॉर्म है उसमें बताया गया है। और ये भी बताया गया है कि एंटिटीज़ जो फिलहाल इस तरह की एक्टिविटीज़ कर रही हैं पेमेंट एग्रीगेटर की, उनको ये इंश्योर करना चाहिए कि वो गाइडलाइंस को फॉलो करें, गवर्नेंस से संबंधित, मर्चेंट ऑन बोर्डिंग से संबंधित, कस्टमर ग्रीवेंस रिड्रेसल संबंधित, फ्रॉड प्रिवेंशन से संबंधित और रिस्क मैनेजमेंट से संबंधित। बैंकिंग रेगुलेटर हैज़, ये जो RBI है इसने दो तरह के पेमेंट एग्रीगेटर्स को आइडेंटिफाई किया है। पहला है PA यानी कि पेमेंट एग्रीगेटर ऑनलाइन पॉइंट ऑफ सेल PAO, और दूसरा है PA फिजिकल पॉइंट ऑफ सेल PAP। इसमें बताया गया है कि जो न्यू नॉन बैंक पेमेंट एग्रीगेटर हैं उनको मिनिमम नेटवर्थ 15 करोड़ रुपए होनी चाहिए जब वो एप्लीकेशन दे रहे हैं, और फिर उनको 25 करोड़ होना चाहिए थर्ड फाइनेंशियल ईयर में, मतलब बढ़ाकर 25 करोड़ आना चाहिए उनके थर्ड फाइनेंशियल ईयर में ऑथराइजेशन के बाद। What is the new minimum capital requirement for asset reconstruction companies to commence business as per the RBI's directives? RBI के दिशा निर्देशों अनुसार व्यवसाय शुरू करने के लिए परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियों के लिए नई न्यूनतम पूंजी आवश्यकता क्या है? सही आंसर ऑप्शन डी है 300 करोड़ रुपए। देखिए, जो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज होती हैं अगर वो अपना बिजनेस शुरू करना चाहती है तो उनके पास मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट 300 करोड़ होनी चाहिए। अब तक ये 100 करोड़ रुपए की होती थी, तो अब RBI ने इसको बढ़ा दिया है। तो नए डायरेक्टिव्स के अनुसार जो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है एज ऑफ अक्टूबर 11, 2022 इनको एक ट्रांजिशन पीरियड दिया गया था मिनिमम जो नेट ऑन फंड रिक्वायरमेंट है उसको रिवाइज करने के लिए, और अब उनसे कहा गया है कि 31 मार्च 2024 तक आप 200 करोड़ आपकी जो है मिनिमम नेटवर्थ होनी चाहिए और ये 300 करोड़ हो जानी चाहिए 31 मार्च 2026 तक। According to the global report on food crisis 2023, how many people suffered from acute hunger in 2023? खाद्य संकट 2023 पर वैश्विक रिपोर्ट के अनुसार 2023 में कितने लोग तीव्र भूख से पीड़ित थे? सही आंसर ऑप्शन डी है 282 मिलियन। देखिए, लगभग 282 मिलियन पीपल अक्रॉस 59 कंट्रीज़ ये एक्यूट हंगर से जो है सफ़र किए हैं 2023 में, और सबसे ज़्यादा स्थिति खराब रही है गाज़ा में। यहाँ पर जो है फेमाइन देखने के मिला है। ऐसा कहा है ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस 2023 में। जो लेटेस्ट ग्लोबल रिपोर्ट है फूड क्राइसिस संबंधित, ये फूड सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन नेटवर्क द्वारा दी गई है, और इसमें बताया गया है कि एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स होते हैं, इकोनॉमिक शॉक्स होते हैं, इनके कारण जो भुखमरी है वो काफ़ी बड़ी है। और अगर हम ईयर बाई ईयर कंपेयर करें 2022 से अगर आप 23 में कंपेयर करें 24 मिलियन जो है अफेक्ट हुए हैं, इससे बढ़ोतरी देखने को मिली है जो एक्यूट फूड इनसिक्योरिटी जो है फेस कर रहे हैं। विच इंडियन इंस्टीट्यूशन वॉन द अवार्ड इन द क्रैश एंड बर्न कैटेगरी ऑफ द ह्यूमन एक्सप्लोरेशन रोवर चैलेंज बाय नासा?
किस भारतीय संस्थान ने नासा द्वारा ह्यूमन एक्सप्लोरेशन रोवर चैलेंज की क्रैश एंड बर्न श्रेणी में पुरस्कार जीता? सही आंसर ऑप्शन डी है काइट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, दिल्ली एनसीआर। देखिए 2 इंडियन स्टूडेंट्स टीम फ्रॉम द न्यू दिल्ली एरिया एंड मुंबई, इन्होंने नासा से अवार्ड जीता है ह्यूमन एक्सप्लोरेशन रोवर चैलेंज में। तो पहली है काइट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, दिल्ली एनसीआर, इन्हें क्रैश एंड बर्न कैटेगरी में अवार्ड मिला है। एनुअल ह्यूमन एक्सप्लोरेशन रोवर चैलेंज अवार्ड मिला है इन्हें, ठीक है, नासा ने ऐसा अनाउंस किया है। दूसरा है कनकिया इंटरनेशनल स्कूल, ये मुंबई से है, इनको रुकी ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है। Who has been appointed as the new managing director and CEO of Sri Infrastructure Finance Limited यानी कि SIFL, श्री इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सही आंसर ऑप्शन डी है हरदयाल प्रसाद। देखिए जो नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है, इन्होंने श्री इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड का जो MD एंड CEO हैं उनको हरदयाल प्रसाद को नियुक्त किया है। मिस्टर प्रसाद SBI कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड के फॉर्मर मैनेजिंग डायरेक्टर CEO हैं, ठीक है, और PNB हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड को भी लीड कर चुके हैं। अक्टूबर 2021 में RBI ने जो ये आपका SIFL है और श्री इक्विपमेंट फाइनेंस कंपनी है, इन्हें पहले कोलकाता बेस्ड कनोरियाज द्वारा मैनेज किया जाता था। तो RBI ने 2021 में इनके बोर्ड को सुपरसीड कर लिया था, अपने कंट्रोल में ले लिया था, ठीक है। और ये जो NARCL है, ठीक है, अब उसके पास ये जिम्मा है कि इसका जो डेट है 32,000 करोड़ रुपए का, उसको रिजोल्व किया जाए। विच कंपनी हैज़ बीन ग्रांटेड नवरत्न स्टेटस रिसेंटली, हाल ही में किस कंपनी को नवरत्न का दर्जा दिया गया है? सही आंसर ऑप्शन डी है इरेडा। देखिए इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड, इरेडा, इसे नवरत्न स्टेटस दिया गया है डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस के द्वारा। और इसी के साथ अब नवरत्न जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज इनकी संख्या 17 हो चुकी है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो स्टेक है इस कंपनी में वो 75% का है, ठीक है। अच्छा, एक छूट ये हो जाती है अगर नवरत्न स्टेटस किसी पब्लिक सेक्टर कंपनी को दिया जाता है, ठीक है, तो वो 1,000 करोड़ रुपए तक का इस इन्वेस्टमेंट जो है प्राप्त कर सकती है और उसके लिए कोई भी सेंट्रल की अप्रूवल उसको नहीं चाहिए होती है। और 30% ऑफ देयर नेटवर्थ विद इन अ ईयर वो इन्वेस्ट भी कर सकती है, पर ये 1,000 करोड़ रुपये से कम की रहनी चाहिए। किसी भी कंपनी को नवरत्न स्टेटस तब दिया जाता है ऑलरेडी अगर उसको मिनीरत्न कैटेगरी 1 स्टेटस दिया गया हो। प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर देखें। वेयर हैज़ द आर्चरी वर्ल्ड कप 2024 स्टेज 1 बिगन? संघाई, चाइना। व्हाट टाइप ऑफ अप्रूवल हैज़ पेयू रिसीव्ड फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? पेमेंट्स एग्रीगेटर। न्यू बैंक रिवोल्ट इंडिया गेट्स इन प्रिंसिपल नोट फॉर व्हाट टाइप ऑफ लाइसेंस फ्रॉम RBI प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट? What was the code name for the Indian Army operation to take full control of the Siachen Glacier in Ladakh, Operation Meghdoot? Which institutions collaborated for Surya Tilak mechanism at Ayodhya's Ram Temple on the occasion of Ram Temple? Answer is CBRI Roorkee and Indian Institute of Astrophysics बेंगलुरु। आप में से कई एस्पिरेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर किया है, इसी तरह से पार्टिसिपेट करते रहें। चलिए आज का असाइनमेंट क्वेश्चन देखेंगे। वेयर इज माउंट रुआंग सिचुएटेड? विच टीम बिकेन द फर्स्ट टू चेज अ 300+ टोटल इन वीमेंस क्रिकेट? Which actor has received an honorary doctorate in literature from Wells University? Russia and which country have abandoned the use of US dollar to settle bilateral trade? Former world number 1 and 2-time Grand Slam winner Garbine Muguruza announced her retirement from tennis. She is from which country? तो इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पार्टिसिपेट करने की कोशिश क्या कीजिए आप लोग। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें। अपने दोस्तों के साथ, फेलो एस्पिरेंट के साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। थैंक यू गाइज़।